हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं कॉमर्स की मॉडल टेस्ट सीरीज़ लेकर आऊँगी, तो उसी क्रम में आज ये पार्ट 2 मैं लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 कराया है और ये जो सीरीज़ आपको दी जा रही है ये आपके यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी सभी पेपरों को ध्यान में रखकर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ आपके सामने प्रेजेंट करी जा रही है। उसके अलावा मैं आपको कॉमर्स से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ाऊँगी भी। तो अगर आप भी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं और आपने टीजीटी या पीजीटी का फॉर्म भरा है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम बहुत बेहतरीन सीरीज़ आपको कराने वाले हैं। तो उसी क्रम में आज ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं करवा चुकी हूँ, आपको मेरी प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, हेनरी फॉयल इज़ नोन फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट। किस लिए जाने जाते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए, रैशनलाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के लिए या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए। आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा, आपको अपने आप को उत्तर देना है, आपको आंसर नीचे शो हो जाएगा। उसके अलावा मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, ताकि आप भी अपना लेवल जान पाएँ कि किस तरीके का पेपर आता है और अभी आपका लेवल क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लिए। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यूनिटी ऑफ कमांड इम्प्लाइज हैविंग नॉट मोर देन वन। क्या नहीं होता है इसमें एक से ज़्यादा? सबॉर्डिनेट, फ्रेंड, बॉस या यूनिट। तो बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा आपका बॉस। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज़ बिन प्रपाउंडेड बाय। किसने एक्स एंड वाई थ्योरी दी है मोटिवेशन की? एमसी ग्रेगर ने, मैस्लो ने, या फिर आपका औची ने या हर्जबर्ग ने। तो इसका सही उत्तर होगा आपका एमसी ग्रेगर ने। इसका सही उत्तर होगा आपका एमसी ग्रेगर ने। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन हैज द फॉलोइंग फीचर्स। कौन कौन से फीचर्स होते हैं कोऑर्डिनेशन में? कॉन्टिन्यूअस, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। इसमें सभी कुछ होता है, कंटिन्यूअस, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप एंड ऑल ऑफ द अबव। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर इन कम्युनिकेशन। कौन सी ऐसी चीज़ है जो बैरियर नहीं है कम्युनिकेशन में? नॉइस, अफेक्शन, फियर एंड डिस्ट्रेस या परसेप्शन। तो ऑब्वियस ही बात है, इसका सही उत्तर होगा परसेप्शन। ओके, आपका अपना अपना परसेप्शन हो सकता है, उसमें कोई भी बैरियर क्रिएट नहीं करता है। अब बात करते हैं, अ कंपनी कैन री इशू इट फॉरफिटेड शेयर एट अ प्रीमियम, एट अ फेस वैल्यू, एट अ डिस्काउंट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर होगा, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है? इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्सेस एंड लीगल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपसे गलतियां करवाते हैं। कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी। ओके, ये आपका क्या है? ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बात करते हैं, गिवन। क्या गिवन हुआ है? आप देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया। जैसे मैंने कल भी बोला था कि ये आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगी, क्योंकि मुझे 25 क्वेश्चन की बहुत सारी सीरीज आपको करानी है। एवरेज प्रॉफिट फर्म का कितना है? 21,000 है। नॉर्मल प्रॉफिट आपका 18,000 है। आपको वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आप कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। सुपर प्रॉफिट आप कैसे निकालते हैं? जल्दी से निकालिए। आप नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल करते हैं, ठीक है, और जो भी डिफरेंस आता है आपका, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है आप देख पा रहे होंगे, 3,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो 3,000 को आप 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 3,000 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 9,000 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर 9,000 होगा। नेक्स्ट है, अ कोऑपरेटिव। मैंने ये क्वेश्चन तो सॉल्व करा दिया, बट मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगी, वो आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। आप वीडियो को पॉज करके करिएगा, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है। समझाने के लिए मैं और अलग वीडियो बना दूंगी। अ कोऑपरेटिव ऑडिटर स्टार्ट हिज वर्क ऑफ ऑडिट फ्रॉम। कहाँ से स्टार्ट करता है? अकाउंट बुक से, पेमेंट बुक से, कैश बुक से या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा आपका कैश बुक से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेट टू। किससे रिलेट है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका
किससे रिलेटेड आपको बताना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 से। इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है क्या 2 क्वेश्चन, तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने होंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 से या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 से। तो इसका सही उत्तर होगा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 से। आगे बात करते हैं, इसका PDF भी अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप कमेंट में आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसका PDF भी अवेलेबल करवा दूंगी। नेक्स्ट है, व्हेन डज अ बॉडी कॉर्पोरेट बिकम कैपेबल फोर्थविद ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ अ कंपनी। पहला, ऑन फाइनलाइजिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब कब एक बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो कैपेबल हो जाती है सारे फंक्शंस करने के लिए, जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइनलाइज हो जाता है, या फिर जब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल जाता है, या फिर जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, 1 मिनट, जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है इनकॉर्पोरेशन का, या फिर जब आप अपनी पहली जनरल मीटिंग कन्वीन कर लेते हो। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑन ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है इनकॉर्पोरेशन का, तब आप कैपेबल हो जाते हो कि आप सारे फंक्शन जो है कंपनी के वो एक्सरसाइज कर सकते हो। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। पोहांग स्टील कंपनी पोस्को इज अ कंपनी ओरिजिनली बेस्ड इन वियतनाम, साउथ कोरिया, USA या इटली। सही उत्तर दीजिए इसका। तो सही आंसर होगा इसका साउथ कोरिया। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको एक मतलब बहुत ही अच्छे संग्रह मिलेगा। अगर आपने ये क्वेश्चन एक जगह नोट करके रख लिए तो आप विश्वास करिए कि आपका 60 से 70% तक का पेपर फंस सकता है हमारी सीरीज से। ओके, आगे बात करते हैं। Which one of the following is not one of the element of the 7S McKinsey model for analyzing and improving organizational effectiveness? ये तभी बता पाएंगे जब आपने पढ़ा होगा, 7S पढ़े होंगे आपने, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, शेयर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, कौन सा नहीं है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्टैंडर्ड। सही उत्तर होगा स्टैंडर्ड। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट, देख लेते हैं। Aggregate planning implies operational planning concerned with determining a firm's production requirement and manufacturing capacity। जो एग्रीगेट प्लानिंग होती है उसमें ऑपरेशनल प्लानिंग होती है। क्या ऑपरेशन कैसे होगा, किस तरीके से हम ऑपरेट करेंगे, और उसमें हम क्या डिटरमाइन करते हैं कि फर्म का प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी है और हमारी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी कितनी है। ये स्टेटमेंट सही है। या फिर बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ रिवॉर्ड फॉर द एम्प्लॉय। जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन है वो कैसा कॉन्सेप्ट है कि हम रिवॉर्ड दें एम्प्लॉयज़ को, टोटली इंडिपेंडेंस हो रिवॉर्ड देने के लिए एम्प्लॉयज़ को। ओके, आगे तो आपको बताना है इन दोनों ही स्टेटमेंट में विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो आर करेक्ट। 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2 एंड नाइदर 1 nor 2। जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा बोथ 1 and 2। ऑब्वियसली फ्रीडम होनी चाहिए मोटिवेशन की, रिवॉर्ड देने के लिए एम्प्लॉयज़ को। उसके अलावा जो ऊपर बोला कि एग्रीगेट जो हम निकालते हैं वो इसीलिए निकालते हैं कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन की और कितना हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स इन अ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में करेक्ट स्टेप्स क्या हैं। जिनको भी लगता है कि कॉमर्स आसान है वो देख सकते हैं कि कॉमर्स बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर आपने सही से बारीकी से पढ़ाई नहीं करी है तो आप कॉमर्स के भी आंसर गलत करके आएंगे। इसलिए आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको अपना लेवल पता चल पाए। जिनको ओवर कॉन्फिडेंट है कि हम कॉमर्स के सर्व ज्ञाता हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप बताइए इनपुट इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। उसके अलावा आपका दिया एग्जीक्यूशन, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट का आप मुझे अभी कमेंट में बताएंगे। अगर स्वॉट आपको नहीं पता तो बहुत गलत बात है। आपने पढ़ा होगा स्वॉट, आपने स्वॉट पढ़ा होगा। आप मुझे बताएंगे कि स्वॉट का फुल फॉर्म क्या है। ओके, SWOT का फुल फॉर्म क्या है। तो एग्जीक्यूशन ऑफ फोर्थ है आपका स्वॉट एनालिसिस। आपको क्रम में लगाना है तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, आपको सेलेक्ट करना है 1 4 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 4 1 3 2। आप फिर से वीडियो को पॉज करके आराम से पीछे देखकर फिर से कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका 4 1 3 2 4 1 3 2। आपका चौथा क्या है, पहले स्वॉट एनालिसिस, फिर आपका क्या आएगा इनपुट, फिर आपका क्या आएगा एग्जीक्यूशन, फिर आपका आएगा इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव। तो ये बन गया आपका 4 1 3 2। ऑलराइट, उसके बाद बताते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो ट्रू नहीं है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए।
नो रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ कार्गो फॉर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बाय कस्टम अथॉरिटी, कोई रूटीन एग्जामिनेशन नहीं होता है कार्गो का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए। दूसरा, कोई लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं होता है इम्पोर्ट के लिए। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज अलाउ होती हैं। और चौथा, आपका कोई परमिशन नहीं होती है फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो यहाँ पर आपका क्या है, क्या नहीं ट्रू है ये बताना है भाई। रूटीन एग्जामिनेशन नहीं होगा तो ऐसे कैसे चलेगा, रूटीन एग्जामिनेशन तो होता ही है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बाय कस्टम अथॉरिटी। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि इसमें आपको गलत चूज करना था तो सही आंसर आपका ये होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। विच वन ऑफ द, कोई बात नहीं अगर आंसर दिख भी गया हो, लेकिन आप खुद से कोशिश करिए कि आपको पता है कि नहीं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस द वेस्ट मोस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, इनमें से कौन सा ऐसा इंडस्ट्री प्रोड्यूस है जो कि बहुत नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस करता है सबसे ज़्यादा। थर्मल पावर प्लांट, पेपर मिल, फूड प्रोसेसिंग यूनिट या टेक्सटाइल मिल। तो इसका सही आंसर होगा थर्मल पावर प्लांट। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ब्रेंट इंडेक्स इज एसोसिएटेड विद शिपिंग रेट इंडेक्स, क्रूड ऑयल प्राइजेस, कॉपर फ्यूचर प्राइजेस या गोल्ड फ्यूचर। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा आपका क्रूड ऑयल प्राइजेस। क्रूड ऑयल प्राइजेस इससे एसोसिएट है ब्रेंट इंडेक्स से। आगे बात करते हैं, अब आपको पता चल गया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं कॉमर्स में। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द प्लानिंग कमीशन, इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो प्लानिंग कमीशन के बारे में सही नहीं है। इट इंडिकेट द फैक्टर विच टेंड टू रिटार्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये उन फैक्टर्स को इंडिकेट करता है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रिटार्ड करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इट इज एन एडवाइजरी बॉडी एंड मेक्स रिकमेंडेशन टू द कैबिनेट, ये एक एडवाइजरी बॉडी होती है जो एडवाइस देने का काम करती है कैबिनेट को। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन, आपको पहले ही पता चल गया होगा, कुछ सोचने समझने वाली इसमें बात ही नहीं है, इसमें ए ऑप्शन होगा, क्योंकि प्लानिंग कमीशन ऐसा कुछ थोड़ी फैक्टर इंडिकेट करेगी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोके। प्लानिंग हम अच्छे के लिए करते हैं कि बुरे के लिए करते हैं, तो ऑब्वियसली आंसर ए आपका बिल्कुल सही होगा, बट फिर भी आप ऑप्शन देख लीजिए। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान फॉर द मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज, कंट्री की जो रिसोर्सेज है उनका बैलेंस और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो पाए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्लानिंग कमीशन की कि वो उसके लिए बेहतर प्लान करे। और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन, और ये सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्लान को एग्जीक्यूट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सारी बातें सही थी, केवल ए नहीं सही था कि इट इंडिकेट द फैक्टर्स विच टेंड टू रिटार्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब कुछ लोग यहाँ पर अपने मन में ही पढ़ लेंगे डज नॉट इंडिकेट, तो यहाँ पर उनका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। कभी कभी इतना सिली ऑप्शन दे देते हैं कि आप बिना आंखें बंद करके ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन बस आपको सही से क्वेश्चन पढ़ना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आरबीआई ट्रू, इनमें से आरबीआई का कौन सा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आ गया, मेरा फेवरेट है आरबीआई। देखिए, आरबीआई मेंटेन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया, RBI is the regulator of bank and security market in India. RBI started functioning from 1870. इनमें से कौन सा ट्रू है आपको ये बताना है। तो ऑब्वियसली RBI मेंटेन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया, ये बिल्कुल सही है। 1870 से इसने स्टार्ट नहीं किया, कब से करा ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, दूसरा एक और प्रश्न आपका बन गया, ये बैंक और सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर नहीं होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं आपका 21 कंट्रोल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इम्प्लाइज, मैनेजमेंट के कंट्रोल फंक्शन में क्या चीज आती है, टू ब्रिंग हार्मनी इन वेरियस एक्टिविटी, हार्मोनी लाना एक्टिविटीज में, वर्क फोर्स को सेटिस्फाइड रखना, करेक्टिव फोर्स ऑफ एक्शन लेना, या सबऑर्डिनेट को डिक्टेट करना। अब यहाँ पर सभी ऑलमोस्ट सही लगेंगे आपको, लेकिन आपको एक चुनना है, तो जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर होगा टू टेक करेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन, सही एक्शन लेना। कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है कि सही एक्शन सही टाइम पर लेना। यहाँ पर आपको अपना सेंस ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल करना है कि सबसे ज़्यादा अच्छा सेटिस्फाइड आंसर कौन सा हो सकता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, कोऑर्डिनेशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एम्स एट प्रोवाइडिंग सफिशिएंट पर्सनल, ब्रिंगिंग हार्मोनी इन वेरियस एक्टिविटी, टेकिंग अप करेक्टिव मेजर्स, या ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड पूछा है और यहाँ पर भी आपको सही आंसर चुनना है।
तो इसका सही आंसर होगा आपका ब्रिंगिंग हार्मोनी इन वेरियस एक्टिविटीज। बहुत से लोग इसमें ऑल ऑफ द अबव लगा देंगे, आप पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऑल ऑफ द अबव का ही ऑप्शन ढूंढ रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। सफिशिएंट पर्सनल से मतलब नहीं होता है यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि सामंजस्य बैठाना सबके बीच में, सारी एक्टिविटीज के बीच में। तो मेन इसका आंसर ये होगा। सबसे बेस्ट आंसर अगर कुछ हो तो ऑल ऑफ द अबव ना लगा के उसी को लगाया करिए। फिर आपका यही एक तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। फिर आपका है अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम टॉप टू द बॉटम वेयर एज अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अथॉरिटी कहाँ से आती है? डाउनवर्ड फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, टॉप से और नीचे की तरफ, ठीक है। मतलब जैसे हमें गाइडेंस कौन देता है? हमारे मम्मी पापा से हमारे पास तक आता है। और अकाउंटेबिलिटी, हम अपने सारे कामों के लिए अकाउंटेबल किसको होते हैं? अपने मम्मी पापा को, मतलब अपने से ऊपर के लिए। तो ये किस में पाया जाता है? स्कॉलर चेन में। ये अभी खैर हम बिजनेस के सेंस में बात कर रहे हैं, मैंने समझाने के लिए मम्मी पापा का एग्जाम्पल लिया। तो स्कॉलर चेन में, या फिर आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में, या कमिटी स्ट्रक्चर में, या मल्टी वेरिएट अप्रोच में। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा स्कॉलर चेन, बिल्कुल सही आंसर है स्कॉलर चेन। आगे बात करते हैं, मैस्लो नीड्स हायरार्की थ्योरी रिलेट टू। कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि इतना आसान क्वेश्चन नहीं होगा, तो हम अपना ज़्यादा दिमाग लगा के ऑप्शन, आसान क्वेश्चन का भी ऑप्शन कॉम्प्लिकेटेड देके आते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। मैस्लो नीड्स हायरार्की थ्योरी रिलेट टू मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड डायरेक्टिंग। किससे रिलेट है? जल्दी से बताइए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, मोटिवेशन। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो ना जाने कितनी बार पूछा गया है। फिर बात करते हैं, MBO जो है वो एक टेक्निक है प्लानिंग की, कंट्रोलिंग की, नाइदर प्लानिंग नॉर कंट्रोलिंग की, बोथ प्लानिंग और कंट्रोलिंग की। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा केवल कंट्रोलिंग की, केवल कंट्रोलिंग की। तो आज हमने फिर से 25 क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट करा है, जो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन की सीरीज है, और इससे आपको एटलीस्ट एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। और अगर इसी तरीके से आप बने रहे तो आपको हम ऐसे न जाने कितनी सीरीज सॉल्व करवाने वाले हैं, जिससे आपकी तैयारी एक बेहतर वे में हो पाए। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक में कंफ्यूजन है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं वो भी सॉल्व करवाऊंगी, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।